ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो जरूरी है आपसे बात करने के लिए, ठीक है। देखो अभी तुम नहीं बेटा, ऐसे हजारों स्टूडेंट है जो भी 12th क्लास में है और नीट एग्जाम को लेकर उनके दिमाग में बहुत सारी पजल चल रही है कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहली चीज तो बार बार बोलती रहती हूँ, स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप पढ़ाई करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो और आप लोग पढ़ाई के अलावा सारे काम करते हो। तो पहली चीज तो फालतू सोचना बंद कर दो। दूसरा, अब कुछ बच्चों को दिमाग में ये रहता है ना कि मेरा, देखो मैं ये स्टेटमेंट सारे बच्चों के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर जिससे ये टॉपिक रिलेवेंट है तो वो आप लोग समझ जाना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि क्लास 11th के अंदर किसी भी रीजन से आपकी 11th क्लास थोड़ी खराब होगी, ठीक है। हो सकता है कि आपको मतलब पढ़ाया नहीं गया हो, ठीक है, ये भी एक बैड लक हो सकता है। या फिर ये भी होता है कि क्लास 11th के अंदर पढ़ाया तो गया था बट बोर्ड एग्जाम तो होता नहीं है, स्कूल लेवल पे एग्जाम होता है, तो हमने उस लेवल पे उसको फोकस नहीं किया और आज हमें दिक्कत हो रही है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि 11th क्लास में किसी की हेल्थ की इश्यू चल रही होगी, तो हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से उसने क्लास 11 ढंग से नहीं पढ़ा होगा। या फिर चौथा कि उसने क्लास 11 तो पढ़ी बट ऐसे ही मन मार के जितना पढ़ना था एवरेज सा पढ़ा। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर आप मैम हमें एक चीज बताओ, क्या हमारा नीट एग्जाम निकल सकता है क्या? ये क्वेश्चन आई थिंक काफी बच्चों के दिमाग में होगा। तो बेटा मैं आपको क्लियर कह देती हूँ, इन सारी सिचुएशन के अंदर थोड़ा नीट एग्जाम निकालना टफ है, पर मैंने स्टेटमेंट क्या बोला है, थोड़ा, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर एक अलग लेवल का पागलपन है तो बेटा आप फिर नीट एग्जाम निकाल सकते हो। बट फिर भी उन बच्चों को ऐसा हो रहा है ना कि लाइक क्लास 11th में तो मैंने लिटरली कुछ भी नहीं पढ़ा है और अब मुझे 12th क्लास पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। अब ये भी रीजन हो सकता है कि जिसने 9-10 ढंग से नहीं पढ़ी थी तो ऑफकोर्स उसको 11th क्लास का जो एक बीच में जो गैप आता है ना, उस गैप को कवर करने में बहुत लग गया था टाइम और उसमें निकल गए थे 5-6 महीने और तब तक 11th क्लास का सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। तो देखो कुछ भी रीजन हो सकते, तो उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये टाइम ऐसा होता है ना बेटा, अक्टूबर नवंबर के पास में ना, कि काफी सारे बच्चे अपने हथियार रखना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स वाई ये टाइम है मेरा आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने का। एक बार के लिए मान लो कि इस तरह के बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है, मान लो, तो उस केस में आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि नेक्स्ट ईयर मुझे क्या करना है, ड्रॉप करना है, ठीक। अब नेक्स्ट ईयर जब ड्रॉप करोगे तो आपके पास टाइम कितना होगा, सिर्फ 1 साल का टाइम। देखो मैं आपको ड्रॉप करने के लिए नहीं बोल रही हूं, मैं उन सारे अलग अलग बच्चों की अलग अलग सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो जिससे ये सिचुएशन रिलेवेंट है तो प्लीज आप वो लोग ही इस चीज को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो अगर आपके कुछ बच्चों के दिमाग में अगर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने का अगर ख्याल आ चुका है, क्योंकि सब लोग अपना कहीं ना कहीं अपना स्टैंड जानते हैं कि हम लोग क्या है, और ड्रॉप करने के बारे में भी आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी। तो इस बच्चे के बारे दिमाग में आ गया ड्रॉप करने का, तो अब से उन्होंने क्या किया, सोच लिया कि मैं चलो अब बोर्ड की तैयारी करूंगा, फिर अगले साल में शांति से पूरा ड्रॉप की तैयारी करूंगा अच्छे से। पर उन बच्चों को मैं अभी से वार्न कर देती हूं, अगर आप इस सिचुएशन के अंदर है और अगर ऐसा सोच के चल रहे हैं तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मैं रीजन आपको बताती हूँ।
क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको 11th के साथ साथ 12th क्लास भी वापस पढ़नी होगी। और बेटा 1 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है जहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है, डिटेल में पढ़नी है और पूरा सिलेबस 11th और 12th का पढ़ना है। तो क्या फिर ये पॉसिबल हो सकता है क्या? तो इस तरह के बच्चे नेक्स्ट अगेन नीट एग्जाम की बाउंड्री लाइन पर आकर रुक जाते हैं। फिर जैसे ही ये बाउंड्री लाइन पर आके रुकेंगे और इनके मार्क्स अराउंड आ जाते हैं 500 के करीब। अब 500 में ना तो आप इधर के रहे ना आप उधर के रहे, तो ये बच्चा बड़ी हिम्मत करके फिर अगेन एक और ड्रॉप का मन में ख्याल आता है। तो इस ड्रॉप के बाद में फिर उसका डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि जिसकी अराउंड 450 500 जो आ रहे हैं ना, तो उनको नेक्स्ट ईयर 600 लाने में ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। समझ आ गया? अब मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन बताऊं। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, मैं सारे बच्चों को नहीं बोल रही हूं ड्रॉप करने के लिए, ये अच्छी चीज नहीं है, पर हमें सारे स्टूडेंट को बेटा सही से लेकर चलना है। तो क्यों ना आप ऐसा डिसाइड कर लो कि इस साल मेरा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत रेयर है, मतलब ऐसा है कि 80% सिलेक्शन नहीं होगा, 20% शायद भगवान की दया से तुक्के लग गए तो हो जाएगा। बट अगर तुक्के लगने से सिलेक्शन हो भी गया तो बेटा आप एमबीबीएस में जाके फंसने वाले हो, क्योंकि अगेन वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उनकी जरूरत पड़ेगी आपको एमबीबीएस के अंदर। ठीक है, तो तुक्के लगना बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो अब इस केस में क्यों ना हम लोग प्लानिंग ऐसा करें, अगले साल हमें 11th और 12th दोनों पढ़नी है, तो क्यों ना मैं इस साल 12th बहुत अच्छे से पढ़ लूं कि अगले साल मुझे 12th का एक सिंगल पन्ना भी मुझे पलटने की जरूरत नहीं पड़े। तो अगले साल फिर मैं शांति से सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ूंगा, ओनली मैं 11th के बारे में फोकस करूंगा। तो जब आपके पास पूरा साल होगा और सिर्फ आपको 11th क्लास पढ़नी होगी और प्लस आपको 11th और 12th का सिर्फ एक रिवीजन करने की जरूरत होगी और उसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। तो आपको क्या इस केस में फर्स्ट ड्रॉप के बाद सिलेक्शन के ऊपर कोई डाउट होगा? डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। तो जो लोग, मैं अगेन बोल रही हूँ, मैं सबको ड्रॉप करने के लिए नहीं इंसिस्ट कर रही हूँ, सबकी डिफरेंट सिचुएशन के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उन बच्चों को बात कर रही हूँ जो एक्चुअली अपने हथियार डालने वाले हैं। तो प्लीज बेटा आप अलर्ट हो जाइए, इस बार कोशिश करो कि 12th इतनी अच्छी पढ़ लो कि नेक्स्ट ईयर आपको 12th नहीं पढ़नी पड़े। तो आपके पास फिर सफिशिएंट टाइम होगा, तो आप शांति से फिर 11th पढ़ लेना और 12th का रिवीजन और उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको बेटा सेकेंड ड्रॉप भी करना पड़ सकता है। तो ये सिचुएशन मैंने सारी आपको बता दी है। ठीक है, तो आज से शुरू हो जाओ। जिन्होंने हथियार रख दिए थे ये सोच के कि मेरा नीट एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा, वापस शुरू हो जाओ बेटा। समझ आ गया? और रही बात ड्रॉप की, तो अभी आप लोग शांति से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हमको नहीं सोचना है। बट सब लोग देखो अपना कहीं ना कहीं समझते हैं कि मेरा स्टैंड क्या है, और इससे मैं आपको एक बेनिफिट बता देती हूँ। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि 12th अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली तो नेक्स्ट ईयर आपको सिर्फ जब 11th पढ़ने का टाइम मिलेगा तो उसके साथ आपके पास टाइम खूब सारा बचेगा। तो जितना ज्यादा टाइम बचेगा तो उतनी ज्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, एंड जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन तो बहुत छोटी बात है, आप सीधा आईजीएमसी को टारगेट करके चलना। समझ आ गया? ठीक है, तो अब इस तरह के लोग भी जो है स्माइल करो और वापस पढ़ाई शुरू कर दो। देखो जब जागो तब सवेरा, क्योंकि देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। मैं बेटा कभी भी बच्चों को कंपेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि सबका एनवायरनमेंट अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड भी अलग होता है ना। तो ये सारी सिचुएशन थी।
तो तैयार हो जाओ, ठीक है, नीट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है, वरना आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम आगे और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग बात करेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, क्लियर? तो इसको मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे प्यूरिन बेस के बारे में, तो ये मैंने बना दिया यहाँ पे प्यूरिन बेस। ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पे, प्यूरिन नहीं, ये मैंने बना दिया यहाँ पे पायरिमिडिन बेस। और फिर पायरिमिडिन रिंग के बाद अब मैं बनाने वाली हूँ प्यूरिन रिंग। अच्छा, क्या हो रहा है, ये चीज है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो ये सारे डायग्राम किसके हो जाएंगे, पायरिमिडिन के। ये सारे डायग्राम किसके हो जाएंगे, प्यूरिन के। अब इसमें सबसे सिंपल होता है यूरेसिल का डायग्राम बनाना और एडेनिन का डायग्राम बनाना। तो यूरेसिल में क्या करना है, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। और थाइमिन बनाना और भी ज्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगाना होता है। ठीक है, और एडेनिन के अंदर यहाँ पे सिर्फ लगाना होता है NH2, बाकी वैलेंसी कंप्लीट करते चलते हैं। तो ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई, ये वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से एडेनिन, यूरेसिल, थाइमिन का डायग्राम तैयार हो चुका है। अब बनाना है मुझे ग्वानिन। तो मैंने आपको बोला था कि एडेनिन का उल्टा कर दो। तो अगर इसके अंदर यहाँ पे नाइट्रोजन है तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दो और यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। तो ये डायग्राम किसका हो जाएगा, ग्वानिन का। अब ग्वानिन हाइड्रोजन बेस बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन है तो नो डाउट यहाँ पे NH2 होना चाहिए, और अगर यहाँ पे NH2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए। समझ आ गया? बाकी तो बस वैलेंसी कंप्लीट करने की बात है। ये आ गया समझ में? तो ये हो गए सारे डायग्राम कंप्लीट। यहाँ पे भी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। चलो, समझ आ गया? अब ये डायग्राम यहाँ पे NH होगा, ठीक है, पक्का? तो डस्टर कहाँ गया? बेटा स्माइल करते रहो और लाइफ में कभी होप मत छोड़ो। एक मैंने शायद आपको पहले भी कभी बताया था एक स्टोरी ना, मैं सीरियसली बता रही बेटा, पता नहीं मैं शायद लकी हूं या क्या है, इन 9 ईयर के टीचिंग एक्सपीरियंस के अंदर मुझे इतने ज्यादा अमेजिंग बच्चे मिले हैं ना, जिन्होंने मेरा थॉट और ओपिनियन इतना ज्यादा चेंज किया है ना कि लाइक पता नहीं, कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं ना कि जिनको हार मानना कबूल ही नहीं है। पता नहीं उनमें क्या पागलपन होता है, एक अलग ही जुनून होता है लाइफ को लेकर। ठीक है, तो एक जैसे मैंने आपको गाइड किया है ना, तो वैसे एक बच्ची थी, क्योंकि एक्चुअली ये हो चुका इंसिडेंट है, तो वही अक्टूबर नवंबर का टाइम था, और उस बच्ची ने आई मेरे पास और बोलती है कि मैम मेरा तो 11th खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं तो नेक्स्ट ईयर का प्लानिंग करके चल रही हूँ। अब इस साल मुझे सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है। तो मैंने उसको फिर ये वाला आइडिया दिया था कि मैंने कहा अगले साल अगर तुझे 11th और 12th दोनों पढ़नी पड़ेगी। तो उसने बोला कि हाँ टफ तो होगा। तो मैंने कहा एक काम कर, इस साल तू तमीज से सिर्फ 12th क्लास पढ़ ले। क्या कर ले? सिर्फ 12th क्लास पढ़ ले। तो अब जब मैं 12th पढ़ाती हूँ तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं काफी 11th क्लास को टच भी करती हूँ, और साथ में जब आपकी 12th खत्म हो जाएगी तब मैं आपको 11th भी पढ़ाऊंगी, है ना। तो इस तरीके से मैंने उस बच्ची को बोला, मैंने कहा एक काम कर, तो नेक्स्ट ईयर अपना कंफर्म कर ली कि तुझे ड्रॉप करना है, कंफर्म है, बट एटलीस्ट कम से कम उस सिलेक्शन की चांसेस को बढ़ाने के लिए
तो ऐसा समझ कि तेरी तैयारी आज से शुरू है। तो बच्चे ने समझ ली, तो उसने ये सोचा कि इस साल में अच्छे से 12th कर लेती हूँ, और फिर वो 12th में लग गई अच्छे से। फिर मैंने कहा थोड़ा बहुत 11th भी देख ले, ताकि तुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करने में हेल्प करेगा। तो उस बच्ची ने वो भी देख लिया, और लिटरली आप बिलीव नहीं मानोगे, जब मई का रिजल्ट आया उस बच्ची का एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन पे सिलेक्शन हो गया था। ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो ये चीज है बेटा। फिर उसने बोला कि अरे मैं तो ऐसे फालतू में ड्रॉप करने जा रही थी। मैंने कहा बेटा तुमको हम सीधा समझाते तो समझ थोड़ी ना आता, तो तुमको उल्टा समझाया तो समझ आ गया। तो ये भी चांसेस होते हैं। तो आगे मैं फिर बोल रही हूँ, तो इस तरह के स्टूडेंट आपको गिव अप नहीं करना है, नहीं करना, नहीं गिव अप करना है, ठीक है। आप ये समझो कि आपकी तैयारी आज से, अभी से शाम को 5:15 बजे है मेरी घड़ी में, अभी से शुरू हो गई है, ठीक है। चलो, तो ये नाइट्रोजनस बेस के डायग्राम सारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। इसके बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो देखो, अब हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड के लिए क्या करना होता है, पहले आपको एक शुगर का डायग्राम बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि शुगर कौन सी होनी चाहिए, तो इसका बीटा फॉर्म होना चाहिए। आज हम लोग देखेंगे ऐसा क्यों। तो ये जो शुगर होगी, इसके यहाँ पे H भी हो सकता है और OH भी हो सकता है। OH होगा तो राइबोज, H होगा तो डीऑक्सीराइबोज। 12th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H और यहाँ पे CH2OH। तो ये तो डायग्राम हो गया शुगर का। अब इसमें हमें क्या करना है, नाइट्रोजनस बेस को ऐड करना है और फॉस्फेट को ऐड करना है। तो हमें पिक करना है फर्स्ट और लास्ट कार्बन। क्या पहला, या तो पहला या आखिरी। तो पहले में कौन बाइंड होगा, नाइट्रोजनस बेस, और आखिरी में 5th कार्बन पे कौन बाइंड होगा, फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे ये कौन सा है, दिस इज कार्बन नंबर 1। तो कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे बाइंड होगा नाइट्रोजनस बेस। अब ये नाइट्रोजनस बेस पायरिमिडीन भी हो सकता है और ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन भी हो सकता है ना। तो एक बार अगर हम फटाफट वापस रफ डायग्राम में बनाऊं, क्योंकि मैंने पिछली बार मिटा दिया था, मुझे मिटाना नहीं था। चलो कोई नहीं, वापस बना देते हैं। अपने कौन से पैसे लग रहे हैं। ये लो, डायग्राम वापस बन गया। तो मैंने बोला था आपको मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी, पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगी। तो अब मुझे बताओ, ये नाइट्रोजन नंबर कौन सा है, ये नाइट्रोजन नंबर कौन सा है, ये नाइट्रोजन नंबर है कौन सा, 1। और ये नाइट्रोजन कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज नाइट्रोजन नंबर 9। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस से क्या हट गया, हाइड्रोजन हट गया, यहां से H हटा, यहां से OH हटा, H और OH मिलके बन गया H2O, ठीक है। तो इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई। अब खाली खाली जो है वो दोनों बाइंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से नाइट्रोजनस बेस बाइंड हो जाएगा शुगर के साथ। तो ध्यान रखना, पायरिमिडीन जो होता है वो बाइंड होता है नाइट्रोजन नंबर 1 से, तो इन सब के पास हाइड्रोजन है। और प्यूरिन जो होते हैं वो बाइंड होंगे नाइट्रोजन नंबर 9 से। समझ आया। तो इनसे नाइट्रोजनस बेस से हटेगा H और शुगर से हटेगा OH, H OH मिलके बनाएंगे H2, पानी, वाटर। समझ आ गया।
तो ये इस तरीके से हमने नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दिया शुगर के फर्स्ट कार्बन पे। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये बॉन्ड कौन सा है? तो ये बॉन्ड होता है कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक मिनट मैडम, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहीं सुना सुना तो लग रहा है, कहाँ सुना था? तो ऐसा हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल, वो मैं ही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं पॉलीसेकेराइड के अंदर, ओलिगोसेकेराइड के अंदर। तो शुगर और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली, ये वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बट इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा था? नाइट्रोजन। सो इसको बोला जाएगा क्या? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद कर लेना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 12th की। अब यहां पे ये नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिलके बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो ये स्ट्रक्चर किसका है? दिस इज नॉट न्यूक्लियोटाइड, ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। कौन है? न्यूक्लियोसाइड। अब इसमें हम न्यूक्लियोसाइड में ऐड कर देते हैं फॉस्फेट, तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो कहां बाइंड करूं? लास्ट कार्बन, लास्ट कार्बन पे। तो लास्ट कार्बन कौन सा है? 5th वाला कार्बन। तो यहां से OH हटाएंगे और OH हटा के यहां पे बाइंड कर देंगे फॉस्फेट ग्रुप। तो इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब बच्चों को बड़ी जल्दी होती है, लिखते लिखते वो गलती से फॉस्फोडाइएस्टर लिख देते हैं। अरे बेटा, ये चमत्कार मत कर देना, ठीक है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनते हैं। अभी फिलहाल मैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बना रही हूं, तो यहां पे ये बॉन्ड कौन सा है? एस्टर बॉन्ड। मैं एक्सप्लेन करूंगी कैसे, ठीक है? अब क्या मुझे बताओ, ये जो डायग्राम बनेगा इसको मैं न्यूक्लियोटाइड बोल सकती हूं क्या? तो ये डायग्राम किसका हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। इन दोनों को मिला के आप बोलते हो न्यूक्लियोसाइड, जिसको मैं शॉर्ट में NSD लिख दूं, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट भी क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड करने पर ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। समझ आया? पक्का? श्योर? तो ये डायग्राम हमने बना दिया। अब मैंने आपको बोला था कि ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड क्या होता है, उसको मैं आपको यहां समझाती हूँ। या तो एक काम करते हैं, ये डायग्राम वापस बना लेते हैं। अपने कौन से पैसे लग रहे हैं? चलो, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि जो बच्चे एलन और आकाश में पढ़ते हैं तो उनको पता नहीं क्या नया कुछ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? तो आप एक काम करना, उनसे आपने नाइट्रोजनस बेस का डायग्राम याद कर लिया ना, कोई भी एक डायग्राम पूछ लेना, ठीक है? तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और वहां पे क्या पढ़ाया जा रहा है। क्लियर? देखो, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि अभी तुम लोग छोटे हो, तुम मतलब समझते नहीं हो। जो भी महंगी चीजें होती है
वो हमेशा अच्छी हो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इसका उल्टा होता है। खैर ये बकवास नहीं करते हम लोग क्लास में, तो यहाँ पे आ जाते हम लोग। तो बेसिकली कहने का मतलब है कॉन्फिडेंस रखो, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारी लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, और वो मैं अच्छे से है ना निभाऊंगी, क्या। बट तुम अपने पार्ट पे अच्छे से काम करना, क्या। तो देखो हम लोग डायग्राम बना रहे थे किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये डायग्राम किसका है, न्यूक्लियोटाइड मतलब शुगर का। तो इस शुगर का ये कौन सा कार्बन है, OH, ये क्या है H, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, और ये क्या हो जाएगा, दिस इज CH2OH। तो ये डायग्राम किसका हो गया, शुगर का, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि ये शुगर कौन सी होनी चाहिए, बीटा फॉर्म। बीटा फॉर्म क्यों, क्योंकि जब OH ऊपर होगा तभी तो इसके साथ यहाँ पे कौन बाइंड होगा, तभी तो यहाँ पे बाइंड होगा नाइट्रोजनस बेस। और ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन हो सकता है या फिर पायरिमिडिन हो सकता है। तो पायरिमिडिन बाइंड होगा नाइट्रोजन नंबर 1 से, और प्यूरिन बाइंड होगा नाइट्रोजन नंबर 9 से। याद हो गया। और ये वाला जो बॉन्ड होगा इसको हमने नाम दिया था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या कुछ लोग इसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्लियर। अब मैं बनाने जा रही हूं यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी क्या, फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप कहां से आता है, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। तो ये मैंने H3PO4 बना दिया, दिख रहा है। तो अब क्या होता है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, OH था। तो यहां से OH हटेगा, यहां से H हटेगा, तो अल्टीमेटली यहां पे फिर एक बॉन्ड बन जाएगा। और इस बॉन्ड को हमने बोला था फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्योंकि एस्टर क्या होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री के अंदर एस्टर बॉन्ड हम इसको ही कहते हैं, अरे इसी को कहते हैं। तो इसमें देखो आप इस OH को मत देखो, इसको भी मत देखो, इन दोनों को मैं यहाँ पे छुपा रही हूं। अब देखो तो आपको कार्बन की जगह क्या दिख रहा है, फॉस्फेट दिख रहा है। ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन की जगह ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ये वाला कौन है, एस्टर बॉन्ड। बट ये एस्टर बॉन्ड कौन बना रहा है, फॉस्फेट। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगी, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या बोला जाएगा इसको, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर ना बाबा, डाइएस्टर नहीं बोलना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप बाइंड किया है। तो जैसे आपने ATP सुना है, तो ATP के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, है ना। तो क्या यहाँ पे मैं एक और फॉस्फेट बाइंड कर सकती हूं, हाँ जी। ये देखो रेड कलर से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे अगेन क्या होगा, यहां से H हटेगा, यहां से OH हटेगा, और फिर एक बच जाएगा ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये बन जाएगा अगेन एक बॉन्ड। तो क्या बन गया, ये डाई न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्या इसके साथ एक और फॉस्फेट बाइंड हो सकता है, जी हाँ। कैसे, ऐसे। ये कौन है, OH, ये कौन है, फॉस्फोरस। यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन है, OH। तो अगेन देखो यहाँ पे वाटर निकल गया, तो पीछे बचा एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी एक और बॉन्ड बन जाता है, समझ आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे टोटल 3 फॉस्फेट बाइंड कर दिए हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, है ना। अब इन बॉन्ड्स को क्या बोला जाता है, अगर मैं ये डायग्राम ऐसे बनाऊं तो क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है,
तो देखो, एक फॉस्फेट मैंने ऐसा लिखा है, एक फॉस्फेट मैंने ऐसा लिखा है, और एक फॉस्फेट मैंने ऐसा लिखा है। एक बॉन्ड के बारे में सुनना, ये वाला जो बॉन्ड होता है दिस इज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, जो कार्बन और फॉस्फेट के बीच है। बट फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच में जो होता है दिस इज एनहाइड्राइड बॉन्ड, या बोलते हैं इसको एनहाइड्रस बॉन्ड। एनहाइड्रस क्यों? एन मतलब अपसेंट और हाइड्रेट मतलब क्या होता है? वाटर। क्योंकि इस बॉन्ड को बनते टाइम यहां से वाटर रिलीज हुआ था। तो ये वाला बॉन्ड जो है दिस इज एनहाइड्राइड बॉन्ड, या इसको बोलेंगे एनहाइड्रस बॉन्ड। और टेक्निकली ये जो एनहाइड्रस बॉन्ड होते हैं दिस इज एनर्जी बॉन्ड। तो जब इन बॉन्ड्स को आप ब्रेक करते हो तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी। अगर सोचो कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस कौन है? एडेनिन है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? अगर इसके साथ में एक फॉस्फेट ऐड किया तो ये बन जाएगा एएमपी, एक और फॉस्फेट ऐड किया तो ये बन जाएगा एडीपी, और एक और फॉस्फेट ऐड किया तो ये बन जाएगा एटीपी। ठीक है, तो अगर तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि इनके अंदर नंबर ऑफ एनर्जी बॉन्ड कितने होंगे, कितने कितने कितने, तो एटीपी के अंदर एनर्जी बॉन्ड कितने हैं? 2, 1, 2। एडीपी में कितना होगा? जस्ट 1, क्योंकि ये वाला हट गया। एएमपी में कितना होगा? 0। इसलिए आप लोग पढ़ते भी हो कि एएमपी जो होता है वो एनर्जी नहीं देता है। और आपसे एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो बेटा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है? केमिकल नेचर ऑफ एटीपी। एटीपी बायोलॉजिकल एनर्जी होती है, एटीपी एनर्जी देता है, पर एटीपी खुद है क्या? तो खुद है क्या मतलब उसका केमिकल नेचर क्या है? तो आपको दिख रहा है, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट होता है, 2 होता है या 3 होता है। तो ध्यान रखना, एक होगा तब भी वो न्यूक्लियोटाइड है, 2 फॉस्फेट होंगी तब भी वो न्यूक्लियोटाइड है, एंड 3 फॉस्फेट होंगी तब भी वो न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, बट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने पर वो न्यूक्लियोसाइड होता है। ठीक है, पक्का? चलो, तो ये केमिकल नेचर हो गया किसका? एटीपी का। अब एक और बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक होता है एटीपी, एक होता है एएमपी, एक होता है जीडीपी, और एक होता है सीटीपी। पढ़ते हो ना? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिन डाइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो अगर क्लास होती तो आप सबके मुंह से आंसर आ रहा होता कि इसमें आंसर होगा एएमपी, क्योंकि हमने पढ़ा ही हमेशा एडेनिन के बारे में है कि बायोलॉजिकल एनर्जी कौन होता है? एटीपी। जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को और गौर से देखो, यहाँ पे एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है? फॉस्फेट बॉन्ड की वजह से आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कोई भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसके पास जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड होंगे वो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होगा। तो इसके पास फॉस्फेट कितना है? सिर्फ 1। इसके पास फॉस्फेट कितने हैं? 2। बट इसके पास फॉस्फेट कितने हैं? 3। तो यहाँ पे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कौन है? तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होगा। गलत मत कर देना क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं
बेसिक ऑफ बायोलॉजी। एक और क्वेश्चन, एक आपके पास होता है एटीपी, एक होता है जीटीपी, एक होता है सीटीपी और एक होता है यूटीपी। अब बताओ इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? तो तीनों में, चारों में फॉस्फेट तो सब में बराबर है। अगेन आपके दिमाग में आंसर आ रहा होगा एटीपी। अरे भाई, जितना बायोलॉजी हमने पढ़ा है सिर्फ उतना बायोलॉजी नहीं होता है। देखो, तीनों के अंदर 3 फॉस्फेट है ना, तो चारों के अंदर 3 फॉस्फेट है ना, तो सबका एनर्जी लेवल, सबका एनर्जी इक्वल होगा, सबका एनर्जी इक्वल होगा। तो मैडम, हमेशा तो हमने यूनिवर्सल एनर्जी किसको बोला है? नो डाउट यूनिवर्सल एनर्जी आपने एटीपी पढ़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए एनर्जी कहां से आती है? एटीपी से। मैंने क्या बोला था? मोस्ट ऑफ, नॉट ऑल। ऑल क्यों नहीं? क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर, हाँ, इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस। क्या पढ़ेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एनर्जी एटीपी से नहीं आती है, कहां से आती है? जीटीपी से। ये आपके सिलेबस में है। और सी से होता है सीटीपी और सी से होता है कोलेस्टेरॉल। तो आप लोग जब एमबीबीएस करोगे तो एमबीबीएस के अंदर कोलेस्टेरॉल जो सिंथेसिस होता है वो कौन करता है? सीटीपी। तो उसके लिए एनर्जी कहां से आती है? सीटीपी से। और एमबीबीएस के टाइम आपको ग्लाइकोजन का सिंथेसिस वाला पाथवे पढ़ना होगा, तो ध्यान रखना वहां पे एनर्जी कहां से आएगी? यूटीपी से। तो इसका मतलब ये सारे क्या होते हैं? एनर्जी सोर्स होते हैं। अलग अलग मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर अलग अलग न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी। अब फिर कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम, माइटोकॉन्ड्रिया में तो एटीपी बनता है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में कभी यूटीपी, सीटीपी, टीटीपी ये सब बनते हुए नहीं देखा है, तो ये कैसे बनते होंगे बताऊं? देखो, ये कौन है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है? एटीपी बनता है। अब समझ गए मैं क्या कहना चाहती हूँ? ये कौन है? जीडीपी। तो जीडीपी फॉस्फेट गेन करेगा एटीपी से, तो एटीपी तो कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में, बट जीडीपी कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में। ये लो, तैयार हो गया। या फिर ये हो सकता है यहाँ पे सीडीपी, तो ये बन जाएगा सीटीपी। ये हो सकता है यूटीपी, यूडीपी, तो ये बन जाएगा का यूटीपी। तो इस तरीके से इनका ये क्या हो जाता है? जनरेशन हो जाता है। समझ आ गया? पक्का? तो अब मुझे बताओ, इस डायग्राम के बेसिस पे आपके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा होगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के हो सकते हैं? ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि यहाँ पे या तो साइटोसिन हो सकता है, या यूरेसिल हो सकता है, या थाइमिन हो सकता है, या एडेनिन हो सकता है, या फिर ग्वानिन हो सकता है। तो मैम हमारा आंसर तो कितना है? 5, कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के। पर मेरा आंसर है 8। ठीक है, अब वो कैसे तो देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रही हूँ जो नीट एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन रिपीट होता है। बताती हूँ कैसे, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है,
कैसी थी ये बायोलॉजी? मैंने आपको कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाया है, क्योंकि हम पढ़ेंगे बेटा प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी आती है जीटीपी से। वहां पे एटीपी इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो इतना तो बेटा देखो, जो बच्चा एमबीबीएस करने जा रहा है तो ये बेसिक चीजें तो उसको पता होनी ही चाहिए। चल, तो अब मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, और इसके साथ हम बायोलॉजी के अंदर एक बहुत मस्त चीज सीखने वाले हैं। तो अब मुझे बताओ ये कौन है? तो ये तो हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। कलर यूज करते हैं, दिस इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। हमको पता है मैम, ठीक है। अब इनको बनाने के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो यहाँ पे शुगर होती है। तो आरएनए के अंदर शुगर होती है, कौन सी? राइबोस शुगर और राइबोस शुगर। और डीएनए में कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, ये ना मुझे सबसे सिंपल तरीका लगा था तुमको समझाने का कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शुगर के बारे में। अब बताओ शुगर के साथ कौन बाइंड होगा? तो शुगर के साथ बाइंड होता है नाइट्रोजनस बेस। तो बताओ आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं? तो आरएनए के अंदर यहाँ पे एडेनिन हो सकता है, मतलब राइबोस शुगर के साथ एडेनिन बाइंड हो सकता है, या फिर ग्वानिन बाइंड हो सकता है, साइटोसिन बाइंड हो सकता है, या फिर यूरेसिल बाइंड हो सकता है। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, बट यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगा थाइमीन, किसकी जगह? यूरेसिल की जगह। इतना तो सबको ही पता होगा कि आरएनए के अंदर क्या होता है? यूरेसिल, और डीएनए में क्या होता है? थाइमीन। चलो, अब इसके बाइंड होने से क्या बनेगा? क्या क्या बनता है? नाइट्रोजनस बेस और शुगर की बाइंड होने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो बताओ ये मैंने क्या लिखा है? दिस इज एडेनिन, दिस इज ग्वानिन, दिस इज साइटोसिन एंड दिस इज यूरेसिल। तो ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। और नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलने से जो न्यूक्लियोटाइड बनता है इसको बोला जाएगा एडिनोसिन। तो एडेनिन इज अ नाइट्रोजनस बेस, बट इसका जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसको बोला जाएगा एडिनोसिन। तो शायद कभी आप लोगों ने एएमपी को क्या बोला था? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन के साथ में 2 फॉस्फेट बाइंड है, तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसके साथ में 3 फॉस्फेट बाइंड है, किसके साथ? न्यूक्लियोसाइड के साथ, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ग्वानोसिन। तो ग्वानिन इज नाइट्रोजनस बेस एंड ग्वानोसिन इज न्यूक्लियोसाइड। साइटिडिन,
तो साइटोसिन इज नाइट्रोजनस बेस, साइटिडिन इज न्यूक्लियोसाइड। यूरेसिल से यूरिडिन, यूरेसिल से यूरिडिन। समझ आ गया? अब मुझे बताओ कि यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के साथ कौन बाइंड होता है? तो इसके साथ बाइंड होता है फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, फॉस्फेट 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 फॉस्फेट। तो फॉस्फेट बाइंड होने के बाद अब क्या बन जाएगा? फाइनली बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। आज का ये लास्ट टॉपिक है। तो देखो, एडिनोसिन के साथ में अगर या तो आपने एक फॉस्फेट ऐड किया है, या 2 फॉस्फेट, या फिर 3 फॉस्फेट, मैं अभी के लिए मान लेती हूं एक बाइंड है, तो ये बन जाएगा EMP। इसको बोला जाएगा एडिनोसिन के साथ हमने एक फॉस्फेट बाइंड किया है, तो दिस इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको बोला जाता है एडिनाइलिक एसिड। ठीक है। और अब मुझे बताओ कि वाटर के अंदर जब एसिड H+ डोनेट कर देता है तो उसके नाम के पीछे 8 आ जाता है। तो आपको सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जहां पे बहुत सारा वाटर है, तो वाटर के अंदर आपको एडिनाइलिक एसिड मिलेगा या एडिनाइलेट मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? एडिनाइलेट। ये भी आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। पेज नंबर 96। तो पेज नंबर 96 के ऊपर यहाँ पे आप लोग इसको रीड करना, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है। और इवन क्लास 11th के अंदर पेज नंबर 145 पे एडेनिन का डायग्राम दिया हुआ है, एडिनोसिन का भी डायग्राम दिया हुआ है, और एडिनाइलिक एसिड का भी डायग्राम दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन नीट के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडिनाइलिक एसिड, एडिनोसिन एंड एडेनिन। एडिनाइलिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, and adenine is nitrogenous base. Clear? अब बताओ ये क्या बन जाएगा? ग्वानिन, ग्वानोसिन, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, जिसको हम लोग और ग्वानाइलिक एसिड भी बोल सकते हैं। बट वाटर के अंदर ये आपको मिलेगा ग्वानाइलेट के अंदर। तो आप प्लीज कॉमन सेंस रखना, क्योंकि आगे जब मैं आपको रेप्लिकेशन पढ़ाऊंगी, ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन जब पढ़ाऊंगी, तो ये सारी चीजें लिखी हुई आएगी वहां पे। ठीक है, तो आप लोग को होश में रहना कि ग्वानोसिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, और ग्वानाइलेट क्या होता है। तीनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, चलो अब ये क्या बन जाएगा? दिस इज CMP, तो इसको बोला जाएगा साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। साइटिडीन के साथ में, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ में हमने एक फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। या फिर इसको बोला जाएगा साइटिडाइलिक एसिड, या फिर इसको हम बोलेंगे साइटिडाइलेट। ठीक है, यहां आ जाओ, तो दिस इज UMP, तो ये हो जाएगा यूरिडिन मोनोफॉस्फेट, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट। ये हो जाएगा यूरिडाइलिक एसिड। ये क्या हो जाएगा? यूरिडाइलिक एसिड। बट जब वाटर में वो H+ डोनेट कर देगा तो हम लोग इसको बोलते हैं यूरिडाइलेट। तो अब शायद मेरे बच्चों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन क्लास 11th के अंदर
बेटा वहां पे डायग्राम दिया हुआ है यूरेसिल का, फिर डायग्राम दिया हुआ है यूरिडिन का। देखना पेज नंबर 145 पे बिल्कुल बॉटम पे यूरेसिल का, यूरिडिन का, और वहां पे डायग्राम दिया होगा यूरिडाइलिक एसिड का नाम लिखा हुआ है, और उसके ऊपर आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक रखा हुआ है, वहां पे डायग्राम ड्रॉ करना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के हो गए? 4 तरह के। और न्यूक्लियोटाइड भी कितने तरह के हो गए? 4 तरह के। समझ आ गया? अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई ज्यादा लफड़ा है ही नहीं, बस नाम के आगे आपको डीऑक्सी लगाना है। तो दिस इज डीऑक्सी एडेनिन, तो ये क्या हो जाएगा? डीऑक्सी, हाँ डीऑक्सी एडिनोसिन, एडेनिन एडिनोसिन। ये क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन। डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी थाइमिडिन। ठीक है, आपको ये याद है? एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, एजिडो। तो थाइमिन इज नाइट्रोजनस बेस, बट थाइमिडिन इज क्या? न्यूक्लियोसाइड। अब यहां पे बन जाएगा डीऑक्सी ईएमपी, डीऑक्सी जीएमपी, डीऑक्सी सीएमपी, डीऑक्सी टीएमपी। एक फॉस्फेट और ऐड कर दोगे तो डाई बन जाएंगे, एक और फॉस्फेट ऐड कर दोगे तो ट्राई बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम के आगे डी लगाते चलो, मतलब डीऑक्सी। तो ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, और ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलेट। अगेन डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, एंड दिस इज डीऑक्सी ग्वानाइलेट। यहां पे हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी स्वाइटिडाइलिक एसिड, एंड ये हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडाइलेट। यहां पे हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट, या फिर इसको बोला जाएगा डीऑक्सी थाइमिडाइलेट या थाइमिडाइलिक एसिड, या फिर इसको हम बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडाइलेट। अब मैं गिर जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये बोलेंगे कि डीएनए के अंदर भी न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड होते हैं, ये रहे, और 4 ही तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बट ओवरऑल टोटल न्यूक्लियोसाइड कितने तरह के होंगे? 8, और न्यूक्लियोटाइड भी कितने तरह के होंगे? 8 टाइप के। तो अगर अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि साइटिडाइलिक एसिड, साइटिडिन और साइटोसिन में क्या डिफरेंस होता है, तो तुम लोग तो जो गलत करे तो चप्पल से मारूंगी मैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। इसके साथ ध्यान रखना, अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोटाइड इज रिलेटेड टू डीएनए और आरएनए, तो अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और नाम के अगर आगे डी नहीं लिखा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो न्यूक्लियोटाइड किसके होंगे? आरएनए की, है ना। और अगर इन न्यूक्लियोटाइड के आगे स्मॉल डी लिखा हुआ है, स्मॉल डी लिखते ही ये किसके न्यूक्लियोटाइड होंगे? डीएनए के, जो जनरली बच्चे एप्लीकेशन के टाइम, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम ध्यान ही नहीं रखते हैं।
ठीक है, तो आप लोग ये कॉमन सेंस यूज कर लेना। ठीक है, तो स्माइल गुल तो नहीं हुई ना? ठीक है, तो स्माइल करते रहो, पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।